डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कूलम्ब्स लॉ को यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया है। कूलम्ब्स लॉ चार्ज बेस्ड फैक्ट है और जैसा कि मैं समझता हूँ चार्ज के बारे में आप लोगों को भी बेसिक कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, मैं उसे यहाँ पर रिकॉल कराता हूँ। टू लाइक चार्जेस, ये बिटवीन टू लाइक चार्जेस में यहाँ पर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिटवीन टू लाइक चार्जेस, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन, साथ ही बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक बात और फिर याद दिला दूँ, चार्ज के बारे में दो और फैक्ट हैं। एक फैक्ट को जाना जाता है कि चार्ज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। तो एक तो हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्व रहता है का मतलब ये हुआ कि जितना टोटल चार्ज पहले था, बाद में भी ट्रांसफ़र के बाद भी अगर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है चार्ज का, तो उसके बाद भी वो कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। दूसरा कि चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होता है तो एक मिनिमम क्वांटिटी का मल्टीपल में होता है, मिनिमम नंबर के मल्टीपल में होता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दो यहाँ पर रूल हैं, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ conservation of charge means total charge remains conserved, ठीक है। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉपर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ charge takes place always in the integral multiple of a certain amount of charge। जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो इस रूल को वो फॉलो करेगा, और ये दोनों ओबे किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ
क्या बताता है हमें? कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है, जैसा कि हमने ऊपर में देखा इससे पहले, कि बिटवीन टू लाइक चार्जेस और बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोल प्ले करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होता है, इसके मैग्नीट्यूड को और फोर्स के डायरेक्शन पर फोकस करने वाला अगर कोई लॉ है तो ये कूलम्ब्स लॉ है। इन दोनों बातों पर ये लॉ फोकस करता है। किस तरह से हम यहाँ स्टेट करते हैं इसे? बिटवीन टू चार्जेस फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन is directly proportional to the product of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्टेटमेंट। ये हुआ स्टेटमेंट किसका? कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, उम्मीद है आप इसे पढ़ रहे होंगे और इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज, अब चलिए हम इस पर फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। क्या इसमें मतलब मीनिंग हिडन है? एक पॉइंट पर मान लीजिए चार्ज है Q1 और दूसरे पॉइंट पर दूसरा चार्ज है Q2, दोनों लाइक चार्ज हैं, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। अब सवाल ये है कि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा, जैसा कि हमने ऊपर के स्टेटमेंट में देखा है। बिटवीन टू चार्जेस फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिव रहता है। तो ये कितना फोर्स एक्टिव रहेगा, तो इसको हम समझेंगे। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये फोर्स रिपल्सन का होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ सिमिलर है। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में दे देता हूँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है। ठीक है, इसको मैं शो करता हूँ F12 से। ठीक है, ओके, यहाँ के लिए F12 को जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये कह दूँ फोर्स ऑफ रिपल्सन। अप्लाइड बाय चार्ज 1 ऑन द चार्ज 2। जी, ये याद रखना है। चार्ज 1 यहाँ है, चार्ज 2 यहाँ है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस नाम से? F12 से। इस पे वेक्टर का साइन दिया है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो डेट इज प्रोसीड किए थे उससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब ये फोर्स यहाँ पर F, मैं यहाँ पर F लिख रहा हूँ ताकि मैं ये अभी समझा सकूँ कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। F प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, और F ही प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ये R तो डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है ना यहाँ पर। ठीक, तो अब हम इन दोनों फैक्ट को कंबाइन करते हैं और तब हम इसे करते हैं क्या कि प्रोपोर्शनल बनाते हैं इसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R²।
ठीक है, चलिए अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। ओके, और तब हम लिखते हैं F इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में के एक इंट्रोड्यूस हुआ है नया, तो नया लेटर यूज़ किया है। ये के एक कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये के का वैल्यू क्या होता है हम यहाँ देखते हैं। हेयर के एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। किस मीडियम में ये चार्ज के बीच फोर्स को स्टडी किया जा रहा है। डिपेंडेंट ऑन द मीडियम in which the charges Q1 and Q2 are, ठीक है। तो अब इस के वैल्यू पर हम गौर करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। अगर मीडियम पर डिपेंड करता है तो के वैल्यू को सबसे पहले हम उस जगह पर अप्लाई पता करते हैं जिस जगह पर मीडियम सबसे कम अफेक्ट करता है फोर्स को, या ये कहिए कि सबसे ज़्यादा परमिट करता है फोर्स को। ऐसी जगह, ऐसा मीडियम जिसमें फोर्स जो चार्ज के बीच में मैक्सिमम एप्लीकेबल हो, वो होता है वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी मैटर इंटरफेयर करने वाला नहीं होता। लेकिन दूसरा उसके करीबतर जो मीडियम माना जाता है वो है एयर। तो एयर या वैक्यूम दोनों के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम परमिटेबल है, मैक्सिमम एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पर के वैल्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, और दूसरा अदर देन वैक्यूम और एयर के लिए, ठीक है। तो के यहाँ पर लिखते हैं यहाँ फॉर वैक्यूम और एयर, और के यहाँ पर लिखते हैं फॉर मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, ठीक है। जो मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है वहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, और जो मीडियम एयर या वैक्यूम ही है वहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, ये पता करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब एयर या वैक्यूम में इसका वैल्यू क्या होगा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। कितना आता है फाइंड आउट करने से? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने पे ये वैल्यू एक दूसरे टर्म कांस्टेंट के नाम पर आता है कि किस तरह से रिलेटेड है उस दूसरे के साथ, वो के यहाँ पर देते हैं। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटली के वैल्यू को हम इससे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हियर एप्सिलॉन नॉट a constant called electric permittivity of वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो वैक्यूम और एयर ये एप्सिलॉन नॉट, और क्या कहा जाता है, कहने के लिए नाम यही दिया मैंने, यही नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो ये वैल्यू अब कितना होता है एक्सपेरिमेंटली, और इसके बाद इसको के साथ कैसे रिलेट करते हैं, आइए अब ये देखते हैं। तो
एक्सपेरिमेंटली फिर यहाँ पर लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यस, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट लिखा और यहाँ पर भी मैंने एक्सपेरिमेंटली ही लिखा था। ठीक है, याद है? ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली नहीं करके इसको मैं मैथमेटिकली कह देता हूँ कि मैथमेटिकली के को हम इस रिलेशनशिप से इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली। अब इसमें इस के का वैल्यू क्या आएगा? तो देयरफॉर अब हम यहाँ देखते हैं, देयरफॉर के इक्वल टू 1/4πε0। ये वैल्यू, और पाई का तो वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14 समथिंग, है ना। तो अब ये वैल्यू जब हम एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये सारा वैल्यू नियरली इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 आ जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम अब हम कूलम्ब्स लॉ को जो यहाँ पर ये फॉर्म दे करके छोड़ दिए थे, अब इसको हम यहाँ से फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यही ना छोड़ा था? यस, तो अब हम इसको यहाँ से प्रोसीड करते हैं। देयरफॉर f इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q2 और R²। यस, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। किसके लिए, किस मीडियम के लिए? एयर के लिए या वैक्यूम मीडियम के लिए। ठीक है, और चूंकि एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए हुआ है इसलिए हम यहाँ पर F0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, यस। तो आइए अब इसमें इस रिलेशनशिप से हम यहाँ पर कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स पर बात करते हैं। अब जैसा कि वहाँ पर F इक्वल टू सो मच देख रहे हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि SI यूनिट द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? तो अब जा करके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइए और F0 को लेफ्ट से राइट साइड लाइए। बस यही ना करना है इसमें, और बाकी राइट साइड में जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट को यूज़ कीजिए प्रॉपरली, मतलब SI ही। 4π तो कांस्टेंट है, उसके लिए आपको कोई यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। बचा सवाल Q1 और Q2। Q1 और Q2 दोनों चार्ज है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? शायद आप जानते हैं, कूलम। ठीक है, कूलम सही है, कूलम होता है। और ये डिस्टेंस है R²। R तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और बदले में यहाँ पर आप ये से राइट से लेफ्ट ले गए थे और ये फोर्स को लेफ्ट से राइट लाए, तो इसके बदले में F के बदले में क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो ये हो जाएगा पर न्यूटन। जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आता है उसके लिए हम लोग पर यूज़ करते हैं वर्ड को। तो अब रहा कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, ये SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, हाँ, अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ? जहाँ पर हमने कहा था कि K का वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए अलग होगा, अदर देन वैक्यूम और एयर के लिए अलग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वो अदर देन मीडियम के लिए क्या होता है। अदर मीडियम के लिए ये वैल्यू क्या होता है, हम उस पर अब डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं K इन अदर मीडियम। ठीक है, एक्चुअली ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि दूसरे मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में जो फोर्स अप्लीकेबल होता है सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पर रखते हुए, मेंटेन करते हुए, दूसरे मीडियम में ये वैल्यू रिड्यूस कर जाता है। कितना रिड्यूस करता है, हम ये बात जानना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि F0 द फोर्स इन वैक्यूम और एयर। ठीक है,
और एफ जिस मीडियम में हम उसे दोबारा ले जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेम डिस्टेंस रखते हुए, सेम वैल्यू को रखते हुए, ठीक है, चार्ज का वैल्यू सेम रखते हुए। तो द फोर्स इन अदर मीडियम, ठीक है, अदर मीडियम में। तो अब सवाल ये है जानना कि हम इस फोर्स के कंपैरिजन में कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए दिया जाता है कि ये वैल्यू जो फोर्स है वो रिड्यूस कर जाता है एक्सपेरिमेंटली। क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो एक्सपेरिमेंटली एफ इज़ लेस दैन एफ नॉट। जी, कितना से कम होता है वो एक नंबर से दिया जाता है, वो टाइम्स में निकाला जाता है। तो अब मान लीजिए कि अब कहिए नाउ एफ नॉट बाई एफ, कोई तो एक नंबर ही आएगा, एफ नॉट बाई एफ भी कोई एक नंबर ही आएगा। तो अब एक नंबर आएगा तो इस नंबर को कहेंगे एप्सिलॉन आर, और इसके लिए इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? अनदर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है, कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टेकन, ठीक है, ऑफ द मीडियम। अब सवाल ये है कि इससे f का वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देयरफॉर f इक्वल टू हम कहना चाहेंगे तो एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, ये ना। तो अब f इक्वल टू हम क्या कहेंगे? 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ नॉट क्या था? एफ नॉट था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है, वो अभी भी रहेगा। तो अब f इक्वल टू होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ किसी भी मीडियम के लिए, है ना। तो ये किसी भी मीडियम के लिए ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। और सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए जो फोर्स का एक्सप्रेशन था उसमें ये एप्सिलॉन आर नहीं था, याद रखना था, ठीक है, यस। तो अब हमारे पास अब मैग्नीट्यूड तो हो गया मीडियम में भी और अदर दैन मीडियम जो एयर और वैक्यूम में था वो भी, ठीक है। इसको मैं दोहरा दूँ, एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, ये इसमें था। तो अब सवाल ये है कि मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो अब हमारा दूसरा क्यूरियोसिटी यही है कि हम इसके डायरेक्शन को जान सकें। मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, डायरेक्शन क्या है ये हमें नहीं मिला है, तो डायरेक्शन को जान सकें। डायरेक्शन को जानने के लिए हमें फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। टू नो द डायरेक्शन, टू नो डायरेक्शन क्या जानेंगे हम? अब अगर हम जानते हैं f, ठीक, तो f इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अब हम f यहाँ पर नॉट ना भी लिखें तब समझा जाएगा कि अब यहाँ पर लिखने से एयर या वैक्यूम के लिए ही हुआ है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स हमारा है। तो अब हम इसका डायरेक्शन देने जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम अगर कूलम्ब्स लॉ पर गौर करें तो अब उसमें हमारे पास दो चार्ज था, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, ठीक है, ये चार्ज यहाँ Q2 और ये चार्ज यहाँ Q1। तो ये जो फोर्स इस पर अप्लाई करेगा वो हुआ हमारा F12, है ना, शुरू में यही लिखा था, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा फोकस इसी पर रहेगा। तो इसलिए अब हम इस फोर्स को डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो R के डायरेक्शन में वेक्टर R जो होगा उसका यूनिट वेक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो नाउ अब F को हम चेंज करते हैं F12 से,
तो इसलिए F12 ठीक है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बदल साथ ही आर कैरेट, ये आर कैरेट यहाँ क्या है तो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए हियर आर कैरेट इक्वल टू यूनिट वेक्टर along वेक्टर आर, और ये हम यहाँ पर फिर रख देते हैं टूवर्ड्स राइट, ठीक है टूवर्ड्स राइट, इससे क्लियर रहेगा, लेफ्ट टू राइट है। तो ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ही रहेगा लेकिन इसके दूसरा फॉर्म भी हो सकते हैं। आइए दूसरा फॉर्म क्या होगा ये हम देख लें। ये एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ, यही ले लिया था ना, तो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज को जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं XY-O प्लेन में ये कोई ना कोई पॉइंट से एक्सप्रेस होगा, मान लीजिए P है, और ये भी कोई ना कोई पॉइंट से एक्सप्रेस होगा, मान लीजिए Q है। तो अब दोनों को मिलाइएगा आप तो ये R वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा, ठीक है। तो अब P का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, क्या है ये, इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर R1, और Q का भी पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, क्या है ये, इसको भी हम कहेंगे कोई वेक्टर R2, ठीक है, ये वेक्टर R2 है, ओके। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ कीजिए तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू R2 मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2 फ्रॉम द फिगर शोन, ठीक है। तो अब R इक्वल टू आप लिख दीजिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और इसलिए R कैरेट अगर निकालना है हमें इस वेक्टर R के डायरेक्शन में, तो R कैरेट के लिए हम वेक्टर R को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ R के लिए भी आप R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं चेंज करेगा, ठीक है, ये वैल्यू उतना ही आएगा। तो अब इस R कैरेट को यहाँ पर जो R कैरेट है उसको रिप्लेस कर दीजिए, किससे, इससे। चूँकि ये आप मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं तो ये इसमें अब मैग्नीट्यूड जब आएगा तो ये वेक्टर का साइन हट जाएगा और ओनली R बच जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 बाई R, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यू रखने पर क्या आएगा, लेट्स सी। अब वैल्यू रखने पर आएगा, इसलिए F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाई, तो R स्क्वायर तो पहले ही से था और बदले में आप यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में R और भी ला रहे हैं, तो जब यहाँ पर R एक और आएगा तो R इंटू R स्क्वायर होगा और तब क्या हो जाएगा R टू द पावर 3, तो R2 + 1 इतना करना पड़ेगा और तब फाइनली हमें ये मिलेगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 टाइम्स वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई R टू द पावर 3। ये हुआ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अब आप ये भी कह सकते हैं कि लाइकवाइज अगर आपको F21 निकालना होगा तब आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो F21 निकालने के लिए आपको मैं हिंट कर देता हूँ कि इस फिगर में
ये चार्ज Q2 जो इस P पर रखा हुआ चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा वो लेफ्ट साइड में होगा, इस साइड में। तो ये फोर्स आपके लिए हो जाएगा F21, है ना, फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज 2 on 1। ठीक है, तो अब बाकी का प्रोसेस तो वही है, इसलिए उम्मीद है कि आप इसे आगे कर लेंगे। लेकिन इतना तक आपको आना चाहिए करना। अगर इतना तक आ गया तो फिर आगे ये निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को हमें ओवर करते हैं। ठीक है।